नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नैना अवस्थी आज आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ राजस्थान की 2 भर्ती परीक्षाओं को लेकर के। जैसे कि आपको पता है कि भर्ती परीक्षाओं का जो पिटारा है, ये पिटारा अब खुल चुका है, जिसमें से सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा जो निकली है इसका नाम है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा, जिसमें सीधे सीधे 52,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। जी हाँ, 52,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। तो मैं कह सकती हूँ कि 2024 में जितने भी वैकेंसी निकले हैं, इन सभी वैकेंसी में से सबसे बड़ा जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी भाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का ही रहने वाला है। साथ ही साथ आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का जो पैटर्न है, साथ ही साथ जो स्कीम है और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न कौन कौन से विषय से आ सकते हैं, और इस भर्ती परीक्षा के साथ साथ में जो वाहन चालक भर्ती परीक्षा है, जी हाँ, जो ड्राइवर भर्ती परीक्षा है, इस ड्राइवर भर्ती परीक्षा का जो पैटर्न है ये कितना समान है और कितना अलग है। तो आइए चर्चा करते हैं इन पॉइंट्स पर। तो वीडियो को स्टार्टिंग के अंदर ही लाइक कर लेना, क्योंकि आज के वीडियो में मैं चर्चा करने वाली हूँ कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, विज्ञान में कौन कौन से हमारे सिलेबस के अंदर टॉपिक्स हैं और हमें कितना कितना इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो आ जाओ शुरू करते हैं हम। देखिए, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की स्कीम के बारे में और पाठ्यक्रम के बारे में। तो भाई सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 4th ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा है, इसमें जो अनुमानित प्रश्न है, ये अनुमानित प्रश्न कितने रहेंगे, कुल कितने रहेंगे, कुल कितने अंक रहेंगे। तो चलो बात कर लेते हैं। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में जो कुल प्रश्न है, ये कुल प्रश्न आने वाले हैं 120। जी हाँ, तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना कि हमारी जो परीक्षा है, ये परीक्षा में टोटल प्रश्न यानी कुल प्रश्न कितने रहेंगे, तो 120 प्रश्न रहेंगे। अच्छा, समय कितना मिलेगा, तो इन प्रश्नों को करने के लिए हमें समय मिलेगा 2 घंटे। तो 2 घंटे के अंदर टोटल 120 प्रश्नों को हमें करना होगा। अब बात करते हैं कि मैम जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स क्या रहेंगे, मतलब जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, ये पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो देखो, यहाँ पर जो 120 प्रश्न है, ये 120 प्रश्न मोटा मोटा मैं कहूँगी, एक तो रहेंगे सामान्य हिंदी से, दूसरा रहेंगे सामान्य अंग्रेजी से, और तीसरा रहेंगे जीके और जीएस से। तो लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान, लेकिन इसका मतलब है कि जनरल नॉलेज यानी जीके और जीएस यानी जनरल साइंस जो है, यहाँ पर कौन कौन से हमें यहाँ पर पूछे जाएंगे प्रश्न, उसके बारे में। ठीक है, और चौथे नंबर पर आएगा सामान्य गणित। तो इन 3-4 चीजों पर हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई 120 प्रश्नों में से सर्वाधिक प्रश्न कौन से सेगमेंट से पूछे जाएंगे। तो सबसे ज्यादा सेगमेंट जो आपको पूछा जाएगा, ये सेगमेंट जीके और जीएस का ही रहने वाला है। यहाँ से जो अनुमानित प्रश्न है, ये अनुमानित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 50। अब बात कर लेते हैं कि इन 50 प्रश्नों में कौन कौन से विषय से कितने कितने प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो जो भूगोल है, इस भूगोल से प्रश्नों की संख्या रहेगी 10। इतिहास, कला और संस्कृति, जी हाँ, राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति यानी आर्ट और कल्चर से जो प्रश्न रहेंगे, ये प्रश्न रहेंगे 10। अच्छा, भारत का संविधान और राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक और जो प्रशासनिक व्यवस्था है, यहाँ से प्रश्नों की संख्या रहेगी 10। फिर बात करते हैं हमारे विषय की, जी हाँ, सामान्य विज्ञान की, कि सामान्य विज्ञान से कितने प्रश्न रह सकते हैं। तो ध्यान रखना, सामान्य विज्ञान से जो अनुमानित प्रश्न संख्या है, ये अनुमानित प्रश्न संख्या रहेगी यहाँ पर 5। अब बात कर लेते हैं कि मैम करंट अफेयर्स यानी जो समसामयिक घटनाएं हैं, इन समसामयिक घटनाओं से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भाई 10 प्रश्न आपके आने वाले हैं, और कंप्यूटर से भी आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब चर्चा कर लेते हैं मैम दूसरे बड़े सेगमेंट की। तो देखो, 50 प्रश्न तो भाई जीके और जीएस से रहेंगे, लेकिन सिलेबस यहाँ पर बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई दूसरा बड़ा सेगमेंट कौन सा है, तो दूसरा बड़ा सेगमेंट रहेगा सामान्य हिंदी का। जी हाँ, हिंदी जैसे हमने बचपन में बहुत सारा पढ़ा है। ठीक है, तो बहुत सारे विद्यार्थी जो हिंदी माध्यम के हैं, है ना, जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि राजस्थान में जितने भी बच्चे एग्जाम्स में बैठते हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ द जो बच्चे होते हैं, ये हिंदी मीडियम या हिंदी माध्यम के ही रहते हैं। तो भाई हिंदी यहाँ पर आएगी आपके
30 प्रश्नों वाली। तो भाई हिंदी से प्रश्न रहने का जो मैं कह सकती हूँ अनुमान है, ये अनुमान रहेगा 30 प्रश्न। तो 30 प्रश्न आपसे हिंदी में पूछे जाएंगे। अच्छा बात करूँ अंग्रेजी की कि अंग्रेजी से कितने प्रश्न आएंगे, तो अंग्रेजी से प्रश्न आएंगे 15। तो देखो हिंदी से तो रहेंगे 30, लेकिन अंग्रेजी से कितने रहेंगे 15, मतलब इसके जस्ट आधे। अब बात कर लेते हैं कि मैम सामान्य गणित, जी हाँ सामान्य गणित, तो गणित से कितने प्रश्न आएंगे, तो गणित से आपके 25 प्रश्न होने वाले। तो कुल मिलाओगे तो कुल मिलाते ही यहाँ पर प्रश्नों की संख्या निकल जाएगी 120। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ रहा होगा कि आपकी जो परीक्षा है इस परीक्षा में कुल 120 प्रश्न आने वाले हैं। 50 सवाल आपके जीके जीएस से रहेंगे, 30 प्रश्न हिंदी से रहेंगे, 15 प्रश्न अंग्रेजी से रहेंगे और 25 प्रश्न आपके मैं कह सकती हूँ गणित से रहेंगे। चलो अब बात करते हैं कि मैम पेपर का पैटर्न क्या होगा, मतलब क्या यहाँ पर प्रश्न सब्जेक्टिव टाइप के होंगे या ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। तो ध्यान रखना कि आपका जो पेपर है ये पेपर पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, मतलब अ ब स द ए बी सी डी इसके फॉर्म में आपको पेपर दिया जाएगा। अच्छा टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, तो ध्यान रखना कि 120 प्रश्न जो है ये प्रश्न रहेंगे टोटल 200 नंबर के। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कुल अंक हो जाएंगे 200। अब बात करते हैं कि मैम ये बताओ समय कितना है, तो समय हमने आपको पहले ही बता दिया कि 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। सभी क्वेश्चंस जो होंगे ये सभी क्वेश्चंस सामान्य भार के होंगे, मतलब प्रत्येक प्रश्न जो होगा ये प्रत्येक प्रश्न का अंक समान होगा। अच्छा नेगेटिव मार्किंग भी है, तो अगर आप गलत क्वेश्चन करोगे, गलत आंसर करोगे, तो जितने भी नंबर का आपका क्वेश्चन है उसमें से 1/3 मार्क जो है ये 1/3 मार्क आपका घटा दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि मैम स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, तो स्टैंडर्ड रहेगा यहाँ पर 10वीं। जी हाँ, जो राजस्थान बोर्ड की आपकी जो किताबें हैं इन किताबों का जो 10वीं क्लास का सिलेबस है यहाँ तक का आपको पढ़ना पड़ेगा। चलो अब बिना देर किए सीधा चलते हैं हम सिलेबस पर। तो एक बार थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि सामान्य हिंदी के अंदर आपको कुछ सामान्य चीजें ही पूछी जाएगी, जैसे कि हमने बचपन में पढ़ा था संज्ञा सर्वनाम, ये देखो तत्सम तद्भव, अशुद्धियाँ, कार्यालय पत्र, है ना, साथ ही साथ अर्धशासकीय पत्र इत्यादि। अच्छा साइंस अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आएगा जैसे आपके टेंस, वॉइस, नरेशन, साथ साथ में ग्लॉसरी, मतलब मैं कह सकती हूँ कि आपसे कुछ एक प्रश्न ग्लॉसरी के भी पूछे जाएंगे, है ना। तो भाई जो कार्यालय के अंदर जो ग्लॉसरी चलती है यहाँ से भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। अच्छा भूगोल की बात करें तो भूगोल में आपको राजस्थान का भूगोल पूछा जाएगा। अच्छा राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति में ऐतिहासिक घटनाएं पूछी जाएगी। साथ साथ में मैं कह सकती हूँ आभूषण हो गए, लोक कलाएं हो गई, वास्तुकला हो गई इत्यादि से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छा भारतीय संविधान में भारतीय संविधान से प्रश्न आएंगे और साथ ही साथ राजस्थान के विशेष संदर्भ में भी कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलो तो अब बिना देर किए हम चलते हैं हमारे सिलेबस पर। तो देखो भाई सामान्य विज्ञान के सिलेबस पर चर्चा करते हैं। तो सामान्य विज्ञान के सिलेबस में कुछ एक पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पहला पॉइंट जो मुझे दिखाई दे रहा है ये पॉइंट है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो पहला चैप्टर जो कि हमारे केमिस्ट्री से रहता है नाम है इसका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो पहला तो हमें यही पढ़ना है, ठीक है। देखो सेकंड नंबर पर चलते हैं। फिर इन्होंने लिखा धातु, अधातु और प्रमुख यौगिक। तो देखो मैम दूसरा इन्होंने लिखा है धातु, अधातु और प्रमुख यौगिक। अब देखो कहने को आपको लग रहा होगा कि ये जो धातु और अधातु है और साथ साथ में जो यौगिक है ये सिर्फ एक लाइन में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बहुत छोटा होगा। तो छोटा नहीं है भाई, ध्यान रखना धातु और अधातु तत्व होते हैं और इनको हम जमाते हैं आवर्त सारणी में। तो सीधा सीधा ना सही, लेकिन आपके सिलेबस में आवर्त सारणी के तत्व धातु, अधातु, मैं कह सकती हूँ मिश्र धातु, उपधातु आदि भी शामिल है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पर। तो देखो फिजिक्स से तो इसने सिर्फ एक ही टॉपिक दिया है और ये टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन और नियम। तो भाई फिजिक्स से आपको पूछा जाएगा प्रकाश, और प्रकाश में भी आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी है, सिर्फ पढ़ना है परावर्तन, साथ साथ में पढ़ना है इसके नियम। और क्योंकि इस परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है दर्पण, तो लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको दर्पण को भी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें समतल दर्पण आता है, उत्तल दर्पण आता है और अवतल दर्पण आता है। फिर हम बात कर लेते हैं आनुवंशिकी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली।
तो मैम साइंस का सिलेबस हो और मेंडल नहीं हो ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो ध्यान रख लेना कि नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आनुवंशिकी का, जेनेटिक्स का। और जेनेटिक्स में भी वो आपसे कह रहा है, स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि भाई महत्वपूर्ण शब्दावली पूछूंगा। तो भाई कक्षा 10 की जो आपकी एनसीईआरटी है उसके अंदर साफ साफ शब्दों में आनुवंशिकी चैप्टर भी लिखा हुआ है और आनुवंशिकी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली में कुल 20 शब्द भी लिखे हुए हैं जिनको हमें पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा भले ही इसमें उसने नहीं लिखा है फिर भी हमें ध्यान रखना है कि इसमें हमें मेंडल भी पढ़ना पड़ेगा और जेनेटिक्स के नियम भी पढ़ने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात करते हैं मानव शरीर की। तो भाई मानव शरीर के सामने उसने एक छोटा सा शब्द लिखा और छोटा सा शब्द लिखा है संरचना। तो ध्यान रखना कि मानव शरीर में जब संरचना की बात होती है तो संरचना में कोशिका और उत्तक अपने आप ही शामिल है। तो यहाँ पर हमें कोशिका भी पढ़ना पड़ेगा और उत्तक भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिका और उत्तक दोनों ही आपके सिलेबस में है। चलो अब बात करते हैं अंग तंत्र की। तो देखो मैम अंग तंत्र के अंदर कौन आता है, तो एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ कि अंग और तंत्र। तो अंग में तो आपको पढ़ना पड़ता है आंख के बारे में और कान के बारे में, जबकि तंत्र के अंदर मोटा मोटा लगभग 8 से 9 तंत्र है जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है। तो एक बार देखो मैं शॉर्ट में आपको सारे तंत्र बता देती हूँ। जैसे कि मैं कह सकती हूँ पाचन तंत्र, ठीक है। फिर पढ़ना पड़ता है आपको रक्त परिसंचरण तंत्र, तीसरा पढ़ना पड़ेगा आपको श्वसन तंत्र, सांस लेना भी जरूरी है तो लिख दो यहाँ पर श्वसन तंत्र। चौथे नंबर पर आएगा उत्सर्जन तंत्र। 5वें नंबर पर चलिएगा और लिखिएगा तंत्रिका तंत्र। तो बिना दिमाग के तो मैम कुछ संभव ही नहीं है, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र जिसमें हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं, मेरुरज्जु के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ेंगे अंतःस्त्रावी तंत्र। तो मैम अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, साथ साथ में बहिस्त्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। तो अंतःस्त्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम। फिर आता है हमारे मानव का कंकाल। तो कंकाल तंत्र जिसमें हम हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं, उपास्थियों के बारे में पढ़ते हैं, मांसपेशियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कंकाल तंत्र के साथ ही मैं एक और तंत्र लिख देती हूँ मांसपेशी तंत्र। तो ये हो गया आपके मांसपेशी तंत्र। अगेन बढ़ते हैं आगे और 9 नंबर पर लिखेगा यहाँ जनन तंत्र। तो कुल मिला के मैं कह सकती हूँ कि ये छोटे छोटे से जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये वास्तव में बहुत बड़े बड़े पॉइंट होते हैं। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्त्रावी तंत्र, कंकाल तंत्र, मांसपेशी तंत्र और जनन तंत्र, इन सब के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ये सब हमारे सिलेबस में शामिल है। चलो आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट। तो ये यहाँ पर भाई तंत्र तो खत्म हो गया। फिर बचता है आपके मानव रोग। तो भाई मानव रोग को कहाँ लिखूं, इधर लिख देती हूँ। तो एक हो जाएगा आपके मानव रोग। और मानव रोग के अंदर भी आपको बहुत सारे रोगों के बारे में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से दिया है कारक और निदान। मतलब वो जानना चाह रहा है कि किससे तो मानव रोग पैदा हो रहे हैं और इनका इलाज क्या है, इनसे बचने का तरीका क्या है, निदान क्या है। और लास्ट पॉइंट उसने लिखा है अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है। तो एक पॉइंट आपके और जुड़ जाएगा जो रहेगा अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि साइंस के सिलेबस में केवल आपको देखने में लग रहा है कि सिर्फ 2 लाइन है, लेकिन वास्तव में इसमें जो टॉपिक्स है ये टॉपिक्स बहुत सारे रहेंगे। जैसे कि केमिस्ट्री में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, यौगिक आवर्त सारणी, ठीक है, प्रकाश हो गया, आनुवंशिकी हो गया, मानव शरीर संरचना में कोशिका उत्तक हो गया, अंग तंत्र हो गए और मानव रोग हो गया। तो ये इतना बड़ा सिलेबस जो है ये पूरा सिलेबस आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का रहने वाला है। अब बिना देर किए हम सीधा चलते हैं और बात करते हैं कि चालक परीक्षा के अंदर, है ना, चालक परीक्षा के अंदर मैम जो प्रश्न है, ये प्रश्न जो आने वाले हैं हमारे कहाँ से, विज्ञान से, उसका सिलेबस क्या है। तो भाई उसका सिलेबस देखते हैं चलो। तो अब चालक भर्ती परीक्षा यानी ड्राइवर की बात करते हैं। तो देखो ड्राइवर का सिलेबस अगर आप देखोगे तो सेम दिख रहा है, ठीक है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वहां पर भी था, धातु अधातु एवं प्रमुख यौगिक सेम वहां पर भी था, प्रकाश का परावर्तन और नियम चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में भी है, आनुवंशिकी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग, कारक, निदान और अपशिष्ट प्रबंधन। तो मैं कह सकती हूँ कि भाई जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
भर्ती परीक्षा का सिलेबस है लाइन टू लाइन, और मैं तो कहूँगी अक्षर टू अक्षर, है ना, सेम है आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के समान। ठीक है, तो ड्राइवर का सिलेबस और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का सिलेबस दोनों सेम है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको कुल मिलाकर के पूरा विज्ञान का सिलेबस बताया है, साथ साथ में ये भी बताया है कि भाई जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा है उसका सिलेबस, अगर मैं विज्ञान विषय की बात करूं तो ये जस्ट समान है आपके वाहन चालक भर्ती परीक्षा के, यानी ड्राइवर भर्ती परीक्षा के। तो आ जाइए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, तो भाई सूरज की तरह सफर पर हर रोज निकलना पड़ता है, बैठे बैठे दिन बदलेंगे इसके भरोसे मत रहिएगा। तो अब आपको एक बहुत बड़ा टारगेट मिल गया है, जैसे कि ये जो वैकेंसीज है ये वैकेंसीज आउट हो चुकी है और आपको पता है कि 4th ग्रेड के अंदर 52,000 पद है और वाहन चालक भर्ती परीक्षा में भी अच्छे खासे पद आपके सामने आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं भाई हमारे न्यू ईयर की। तो देखिए, उत्कर्ष लेकर के आया है आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों के लिए, है ना, जो कि राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे तो वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा हो, मैं कह सकती हूँ वाहन चालक परिचालक भर्ती परीक्षा हो, या फिर जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा हो। उन सभी विद्यार्थियों को दिया जा रहा है न्यू ईयर के ऑफर के तहत 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% ऑफ। मतलब जो राजस्थान की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए उत्कर्ष लेकर के आया है अप टू 90% ऑफ। जी हाँ, ऑनलाइन कोर्सेज पर सीधा 90% तक का भारी डिस्काउंट। साथ ही साथ वे विद्यार्थी जो प्राइम कोर्स लेते हैं, तो भाई हमारे पास में 2 प्रकार के कोर्स होते हैं, एक कोर्स है प्राइम कोर्स और दूसरा होता है स्टैंडर्ड कोर्स। तो वे विद्यार्थी जो प्राइम कोर्स को लेते हैं, तो जैसे ही वो प्राइम कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो उनको 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई स्टैंडर्ड या प्राइम दोनों में से क्या चुने। तो भाई मैडम तो आपसे यही कहेगी कि प्राइम वाला जो कोर्स है, इस प्राइम वाले कोर्स में जो स्टडी मटेरियल है, मतलब जो आपकी किताबें वगैरह होती है, बुकलेट वगैरह होती है, नोट्स वगैरह जो होती है, ये आपको पहुंचाई जाती है। तो मेरे लिहाज से तो आपको प्राइम के साथ ही जाना चाहिए। और देखिए कितना शानदार आपके लिए ऑफर लेकर के आए हैं। वे विद्यार्थी जो प्राइम का कोर्स लेंगे उन्हें अतिरिक्त 10% का डिस्काउंट हम दे रहे हैं। अच्छा, वे विद्यार्थी जिनके पास में पुराने वाले कोर्सेज है और उनकी वैलिडिटी को उन्हें बढ़ाना है, तो कोर्स की वैधता या वैलिडिटी को बढ़ाने पर आपको 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि ये जो ऑफर है ये सिर्फ 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक ही है। ठीक है, तो नई उम्मीदों के साथ करें नए साल का स्वागत। तो नैना अवस्थी और पूरे उत्कर्ष राजस्थान परिवार की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को आगामी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।